आप देख रहे हैं डॉन टू डेस्क और मैं हूं दीपक खजूरिया। कोरोना काल के चलते इकॉनमी पे तो असर हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ सबसे जिस पे ज़्यादा असर हुआ है वह है शिक्षा विभाग। बच्चों की पढ़ाई लगभग बंद सी हो गई है, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं और इसके चलते हुए बहुत सी चीज़ें और बाहर निकल कर आई हैं और एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स और बच्चों के माता पिता और बच्चों के बीच। कई राज्यों की सरकारों ने इसमें दखलंदाजी की, मगर कई राज्यों में मनमानी के तरीके से काम चलता रहा। ये ऐसा मुद्दा है जिससे लगभग समाज का हर तबका प्रभावित है, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे लगभग हर घर में हैं। हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के प्रधान या ये कह लें फाउंडर मेंबर अमित कपूर हैं। उनसे जानते हैं कि कोविड के चलते किस तरह से इनकी एक्टिविटी रही और फिलहाल स्थिति क्या है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डाउन टू डेस्क में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना काल के चलते जो प्रभाव पड़ा शिक्षा पर वो तो सब जानते हैं, मगर जो पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में विवाद रहा, फिलहाल उसकी स्थिति क्या है? देखिए सर, ये कोरोना काल जो आया ना, इसमें मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 75% पेरेंट जो है वो अवेयर हो चुका है और स्कूल वाले एक्सपोज हो चुके हैं। मैक्सिमम स्कूल्स देखिए, कोरोना काल आया, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ मैं, तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले सकता इस कोविड-19 लॉकडाउन में। तो हम भी बड़े, एक मुझे धक्का सा भी लगा कि यार ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा ऑफिसर कौन सा आ गया जो इतना बढ़िया इनिशिएटिव ले रहा है। तो क्योंकि मैं तो लास्ट 2 सालों से देखता आया हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन विभाग इतना करप्ट डिपार्टमेंट है और इतना बड़ा नेक्सस है। लोग कहते हैं कि जमीनों का नेक्सस, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा नेक्सस एजुकेशन का नेक्सस है, एजुकेशन माफिया है, उससे बड़ा नेक्सस ही कोई नहीं है। तो जब ये ऑर्डर निकला तो हमें खुशी हुई। तो जब ये ऑर्डर को थोड़ा सा टाइम बीता, जब कोरोना काल में कोविड केसेस कुछ चंद केसेस थे, तो फीस बंद कर दी गई। जब कोरोना काल में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया, तो फीस का ऑर्डर निकाला जाता है 14 मई को। वो देखिए किस तरह से ऑर्डर निकाला गया। हमारे उस टाइम असगर समून साहब थे, जिन्होंने बहुत ही मोटी अटैची लेकर, मैं साफ साफ मुंह पे कहूंगा कि बहुत ही मोटी अटैची लेकर ऑर्डर को किस तरह से, मैं क्यों बोल रहा हूं अटैची, मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा। रात को 11 बजे इंसान ट्वीट करते हैं, असगर समून साहब मेल करते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में, डेली एक्सेलसियर में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, पेपरों में आ जाता है कि कोई भी स्कूल नहीं, असगर समून साहब रिक्वेस्ट करते हैं किनसे, प्राइवेट स्कूलों से कि अभी फीस ना ली जाए। रिक्वेस्ट करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है, चलो मान लिया। अभी वो सुबह 8 बजे पेपर लोगों के घर में पहुंचा भी नहीं होता, लोगों के घर में पेपर पहुंचा भी नहीं होता, जनाब 4 बजे सुबह उठ के ट्वीट कर देते हैं। उस टाइम मुझे याद है रोजे चल रहे थे, तो रोजे का गिफ्ट जो उन्होंने दिया समाज को, क्योंकि इस सोसाइटी में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई, मतलब हर एक ये मुद्दा जो है इसमें सभी आ जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि एजुकेशन ऐसी चीज है जो सब में आ जाते हैं, जिससे हर सोसाइटी, हर समाज, हर जाति प्रभावित होगी, क्योंकि हर एक के घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। तो सुबह अल्टीमेटली उसके बाद फिर आगे क्या होता है, सुबह 4 बजे ट्वीट कर देते हैं कि हर एक प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। तो आप मुझे बताइए कि रात को 11 बजे और सुबह 4 बजे के बीच ऐसा कौन सा पॉलिटिकल दबाव आ गया, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर आ गया, या कौन सी मोटी अटैची आ गई जो इन्होंने सुबह 4 बजे ऑर्डर निकाल दिया कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं। और वही उसी दिन 14 मई के बाद मैंने इनसे एक ही सवाल किया कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। तो इन्होंने 3 एलजी साहब चेंज कर दिए गए, 3 एलजी साहब, अभी 2 ही हुए हैं, दूसरे आए हैं। नहीं सर सॉरी, तीसरे एलजी साहब है ये, नहीं पहले समझ गया मैं, कहने का मेरा कहने का मतलब है पहले मलिक साहब थे, फिर एलजी साहब आए, चलो 2 एलजी हो गए। लेकिन इन्होंने एजुकेशन विभाग के ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं किए थे। ये आज से मैं 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो चेंज हो गए हैं काफी। तो जब इन्होंने, मैंने उस टाइम इनसे क्वेश्चन किया कि आपने ये बात बोली जी, यहाँ पर फिलहाल जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप क्योंकि उस एसोसिएशन को चला रहे हैं जहां पर स्कूली बच्चों की बात आती है और उनके पेरेंट्स की,
तकरीबन हर घर के, जैसे मैंने आपको कहा, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरे भी जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे हर घर में ये जी, जी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। आपको लगता है कि ट्यूशन फी वर्चुअल क्लासेस के दौरान देना वाजिब चीज है या सर नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो पेरेंट्स को आज भी कहता हूं कि आप बेवकूफी मत कीजिए, आप उस स्कूल को फीस दीजिए जिन्होंने आज तक आपके किसी भी स्कूल ने कोई एडमिशन फीस नहीं रखी, कोई एनुअल फीस नहीं रखी, किसी भी टाइप की कोई लूट नहीं करते, किसी भी टाइप की आपके स्कूल्स में बुक्स की लूट नहीं होती, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जाती हैं, किसी भी टाइप की यूनिफॉर्म की लूट नहीं होती। तो आप अगर उस स्कूल में फीस देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप उन स्कूलों में फीस मत दीजिए जिन स्कूलों में हर साल बुक्स की लूट होती है, हर साल बुक्स का नेक्सस चलाया जाता है, हर साल यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाया जाता है, हर साल एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं हजारों के हिसाब से, हर साल एडमिशन, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से फीसें ली जाती हैं। तो उनके लिए ये कोरोना काल जो है, इस कोरोना के टाइम आप लोगों के पास बहुत एक सुनहरा मौका है कि आप उनको फीस ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि आपकी फीस पूरी मंथली फीस नहीं देना बनती। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक सब्जी से खाना खाएंगे तो आप एक सब्जी का बिल देंगे या पूरे रेस्टोरेंट का बिल देंगे? उसी हिसाब से मैं कहता हूं कि अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, पहले तो 2G में ऑनलाइन क्लासेस होती ही नहीं, हो ही नहीं रही, उसके बावजूद भी हम लोग कहते हैं कि टीचर्स डबल एफर्ट्स लगा रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पेरेंट्स डबल नहीं, ट्रिपल एफर्ट्स जो है वो पेरेंट्स का लग रहा है। सुनिए, का ये तर्क है कि उनको स्कूल की, मैं सब कुछ बताता हूं, फीस देनी मैं सब है, कुछ बताता स्टाफ हूं, के पैसे देने मैं हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। टीचर्स खुद पेरेंट्स को बोल रही हैं कि हमारी सैलरी का मामला है, मैं और हम भी तो आपको लोकल सर इन चीजों में सब कुछ आ जाएगा, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। अब रही इन्होंने टीचर्स का ही तर्क देकर जी एजुकेशन डिपार्टमेंट को इमोशनली ब्लैकमेल किया, अटैचियों के रिश्तों से ब्लैकमेल किया, या कुछ भी किसी तरह करके उन्होंने ऑर्डर निकलवाया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के भी ट्यूशन फीस का ऑर्डर दिया गया। लेकिन व्हाट इज ट्यूशन फीस? अगर टीचर स्टाफ की सैलरी का मसला है तो मैं आपको बता देता हूं, एक स्कूल में अगर 3000 बच्चा है या 2000 बच्चा है या 300 ही बच्चा है, आप उसमें टीचर्स का, एक स्टाफ का, मैंने पहले ही कहा, पहले तो आप 5 सालों का अपना ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। इन्होंने 7 महीने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई और आज तक ऑडिट रिपोर्ट यहां पे स्कूलों की नहीं पहुंची। एक, अगर वो 5 सालों से स्कूल लॉस पे है, पहले तो स्कूल होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर वो स्कूल लॉस पे है तो अगर वो लॉस पे है तो वो उसको हम, उनके जितने भी टीचर्स हैं, ये कोरोना काल ये सबके लिए है, ये पेरेंट्स के लिए, आम जनता के लिए, स्कूलों के लिए, हर एक की, आम आदमी के लिए। जब ये अगर मानवता नहीं दिखा सकते तो हम टीचर्स की फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पूरी मंथली फीस क्यों दें? क्योंकि ट्यूशन फीस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ट्यूशन फीस में वाटर सप्लाई बिल आती है, ट्यूशन फीस में टीचर स्टाफ की सैलरी आती है, ट्यूशन फीस में जब ईटीसी आगे लग जाता है तो ट्यूशन फीस में एक दो तकरीबन 5000 प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में होंगे, और उसमें से अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग की, तो करीबन 2000 या 2500 के करीब होंगे। और उसमें अगर हम पेरेंट्स की बात करें, यानी जितने स्टूडेंट्स हैं उसके पेरेंट्स भी हैं, तो कुल मिलाकर अगर जो हमने सर्वे किया, जो या हमारे पास जो लोग हमें मिलते जुलते हैं, उनका कहना है कि 50% लोग ये कहते हैं कि फीस देनी चाहिए और 50% कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए। सर देखिए, मैं आपको मेरा दूसरा सवाल जो आपकी बात है वो उसमें आती है कि स्कूल्स ने भी एक कंफ्यूजिंग सिस्टम क्रिएट कर रखा है। कुछ स्कूल्स केवल ट्यूशन फी ले रहे हैं, कुछ स्कूल प्रॉपर फी ले रहे हैं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान वाली फी नहीं ली और उसके बाद ले रहे हैं। तो आपके साथ देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपको लगता है कि कोई ऐसी कैटेगरी स्कूल्स की है जो सही चल रही है, सर या हर जगह? मेरी बात सुनिए, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जो ट्यूशन फीस ले रहा है जी। क्योंकि सबसे पहले तो हमें आज तक किसी को भी नहीं पता कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्यूशन फीस जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, टीचर स्टाफ की सैलरी और 2 कंपोनेंट्स और लगा लीजिए। जब ईटीसी आगे लग गया तो 1-2 कंपोनेंट्स और भी है, यानी कि स्कूल के मालिक का प्रॉफिट और स्कूल के एक्सपेंसेस। तो आप जब 5 हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है, हम टीचर स्टाफ की सैलरी है वो पेरेंट्स देने को तैयार है 20% फीस, 20 नहीं तो 30% फीस ले लीजिए, जिससे आपका टीचर स्टाफ की सैलरी निकल जाए। जब आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही, जब आपकी वाटर सप्लाई यूज नहीं हो रही, किसी भी टाइप का कोई खर्चा नहीं हो रहा स्कूल का, तो मालिक का प्रॉफिट तो इस टाइम लेना बनता ही नहीं, उसको मानवता खुद ही दिखानी चाहिए। क्योंकि घर बैठकर अगर आप लोगों ने बिल्डिंग के खर्चे देने हैं, आप लोगों ने किराए देने हैं, तो क्या एक पेरेंट्स ने वो मकान का किराया नहीं देना? क्या उसने अपने गाड़ी का लोन नहीं देना? ये तो सबके साथ है ना। तो इसी वजह से हम कहते हैं 20-30% जो फीस है, जो टीचर स्टाफ की सैलरी है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। उससे ज्यादा हम क्यों दें?
अब रही बात, आप कहते हो कि 50% लोग देने के लिए तैयार हैं, तो मैं उन 50% लोगों की बात करता हूं जो देने के लिए तैयार हैं। वो कौन लोग हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, वो सोचते हैं हम फीस दे देंगे तो हमें अलाउंस मिल जाएगा जी। हमें लास्ट में अलाउंस ये इतना डबल हमें वापस मिल जाना है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग बेचारे अपने बच्चों के कारण, डर के कारण, टीचर्स उनको ब्लैकमेल क्या करती हैं। पहले टीचर्स होती थी, टीचर्स की मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, टीचर से एक गुरु का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आजकल के कुछ इनके चापलूस टीचर, मैं चंद चापलूस टीचरों की बात कर रहा हूं, ये इतने मनी माइंडेड टीचर हो चुके हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि ये बच्चों को, पेरेंट्स को किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये पेरेंट्स को कहते हैं, यहां तक कि डिफॉल्टर लिस्ट तक बनाई जाती है बच्चों की। हमने पहले सुना था कि बैंक के लोन ना दो तो डिफॉल्टर बनाया जाता है, यहां पे स्कूल वाले बच्चों के नाम लिखकर डिफॉल्टर लिस्ट बनाई जाती है। सबसे बड़ा सबूत मेरे पास मोबाइल में पड़ा हुआ है, नागबनी स्कूल ने डिफॉल्टर लिस्ट निकाली है जिन बच्चों ने फीस नहीं दी। आप मुझे बताइए, एक बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा जब उसको यह बात बोली जाएगी कि आप डिफॉल्टर हो। क्यों? क्योंकि आप कोरोना काल की आपने फीस नहीं दी। भाई क्यों दे फीस, किस बात की दे फीस? एक दूसरा, ये ब्लैकमेलिंग क्या करते हैं कि आपको बच्चे को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तीसरा, ये आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपके बच्चे की क्लास नहीं चढ़ेंगी। ये सारी चीजें जो आप हमें बता रहे हैं, हमारे चैनल पे बता रहे हैं, ये सारी चीजें अगर सब कुछ सच है तो क्यों आपके साथ सभी पेरेंट्स खड़े नहीं हो रहे? क्यों एक पेरेंट्स का तबका है जो आपके साथ है, और दूसरा इसको लेकर लीगली अब आपकी एसोसिएशन के एक्शन ले रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई हमारे साथ सभी पेरेंट्स नहीं है। नहीं, मैं इसलिए अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि मैं खुद एक पेरेंट हूं, और मगर मैं आपकी एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, या मेरे बच्चों के स्कूल के या कुछ और जानकार मेरे स्कूल के या जो कुछ हमारे नॉन लोग हैं जो आपके साथ नहीं जुड़े, या हम आपको अप्रोच नहीं कर पाए, या आप हमें अप्रोच नहीं कर पाए, तो ऐसा तबका ऐसा है जो आपकी टच में नहीं है। हाँ बिल्कुल, या फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां आपकी एसोसिएशन के लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, देखिए पता क्या होता है सर, मैं बताता हूं क्या कारण है कि इतना बड़ा तबका आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको पहला ये कारण। देखिए, आधी मीडिया जो भी बड़े चैनल्स हैं, बड़े वो हैं, उनके अपने स्कूल्स हैं। स्टेट टाइम का अपना स्कूल्स है, डेली एक्सेलसियर का अपना स्कूल्स है, जेके चैनल का अपना स्कूल्स है, केसी 7 चैनल का अपने स्कूल्स है, मतलब मैक्सिमम देख लीजिए इनके स्कूल्स हैं। और आधी मीडिया को ये इस तरह से खरीद लेते हैं कि हम आपको ऐड देंगे तो आप ये न्यूज़ हाईलाइट ना कीजिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर से हमारी न्यूज़ जो है वो आप जैसे ईमानदार चैनलों में ही चल रही है, मैक्सिमम हाईलाइट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इनके अपने स्कूल्स हैं। एक ये आ जाता है पॉइंट, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है। दूसरा मेरा सवाल था कि लीगली आप लोग, हाँ लीगली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लीगली मैं आपको सबसे बड़ी करप्शन आज यही बताने जा रहा हूं कि जब लीगली हमारी एसोसिएशन के ही एक एडवोकेट ने श्रीनगर में एक पेरेंट्स ने जब वहां पे अपील की कि हम लोग इस पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ट्यूशन फीस, और ट्यूशन फीस में ये ऑर्डर जो निकाला गया इस पे हम स्टे लेंगे, तो जनाब असगर समून साहब ने वहां पे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं पहले एलजी साहब को पूछना चाहता हूं कि कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब ऑर्डर निकालता है, क्या उसको कैवट लगा दी जाती है? क्या कोई ट्रांसफर्स का ऑर्डर था या कोई किस तरह का वो ऑर्डर था कि उस पर कैवट लगा दी गई थी? आप मुझे बताइए कि कैवट लगाने का मतलब क्या था? असगर समून साहब ने वहां पे कैवट लगा के रखी थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैवट क्यों लगाई कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पेरेंट्स कोर्ट में ना जा सके। अगर अब तो असगर समून साहब चले गए तो केवल तो है ना, केवल एक नहीं, मेरा वहां से पीछे है कि जैसे आपने लगातार एक ऑफिसर का नाम लिया कि एक आईएएस ऑफिसर थे जो इसको लेकर नेक्सस था, मगर आपको लगता है कि उनके जाने के बाद कुछ सुधार आएगा या ये नेक्सस? मैंने एक ऑफिसर, आपने फिर शायद मेरे प्रोटेस्ट देखे नहीं होंगे, मैंने आप एलजी साहब को मैंने आपके इस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, पिछले प्रोटेस्ट की नहीं। मैं आप एक ऑफिसर की बात कर रहा हूं। मैंने केके शर्मा साहब का नाम लिया था, अब तो केके शर्मा साहब भी पिछले लास्ट वीक वो रिजाइन दे गए। मैंने डायरेक्टर एजुकेशन के लिए भी बोला था। इन सब के लिए मेरे पास वो है, प्रूफ है। कैसे प्रूफ है? अब डायरेक्टर एजुकेशन का मैं नाम क्यों लेता था? हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापिस की जाए। जब हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला आ गया, हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे मान्यता डबल बेंच की है, सबसे बड़ा अदालत ही वही है सबसे बड़ी। तो जब उसका ऑर्डर आता है, ये मैडम 4.5 महीने लगा देते हैं, ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करते। और
हाई सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया जाता है। स्टे कौन सा मिलता है? एक्स पार्टी स्टे। तो एक्स पार्टी स्टे क्या होता है? वो एक्स पार्टी स्टे वो होता है जब हम दोनों का केस लगा हुआ है, अगर हम दोनों में से मैं केस जीतता हूं या आप केस हारते हैं, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट स्टे लेने जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट पहले आपको इन्फॉर्म करती है कि आप आइए, हमें बताइए कि ये स्टे लेने आए हैं, तो हम इनको स्टे दें या नहीं दें आपको वहां पे अपने। लेकिन आप अगर वहां पे जाते ही नहीं, मेरा आपसे अटैचियों का रिश्ता पहले ही बन जाए बाहर आके, तो आप वहां जाओगे नहीं। तो आज स्थिति क्या है इस सारे मामले की? इस टाइम स्थिति यह है कि इस टाइम एजुकेशन विभाग कुछ भी काम नहीं कर रहा। पेरेंट्स की लाखों कंप्लेनें आज मेरे पास मोबाइल में पड़ी हुई हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं। और तो और जो इन्होंने एक ऐप बनाकर रखे हुए हैं कंप्लेंट्स के लिए, वहां पे जो टीचर्स बिठाए गए हैं उनको खुद ही नहीं पता कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। मैं कहता हूं गवर्नमेंट मुलाजिम खुद का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में डालेगा, वो कैसे अपने स्कूल्स की बात करेगा, वो कैसे प्राइवेट स्कूल की। तो आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स इतने स्ट्रांग हैं बिल्कुल। पॉलिटिकली और गवर्नमेंट के साथ उनका नेक्सस ऐसा है बिल्कुल कि वाकई में वो लोगों को लूट रहे हैं? सर बिल्कुल नेक्सस है उनका। आप मुझे बताइए कि एक प्रिया सेठी जो एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है लास्ट टाइम, उसका अपना स्कूल चल रहा है। उस जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, क्या किसी ने भी, हमारे लीडर लगा लीजिए, किसी ने आज तक आपका पॉलिटिकल सपोर्ट भी बिल्कुल जीरो है किसी सर? कहां पे पॉलिटिकल सपोर्ट आपने देखा? कोई पॉलिटिकल लीडर एक सामने आया? पॉलिटिकल लीडर तो अप्रोच उल्टा मुझे दबाने के लिए लगे हुए हैं। मुझे यहां तक बोला जाता है कि अमित कपूर मीडिया में मत जाए, अमित कपूर प्रोटेस्ट ना करे, अमित कपूर ये कर देगा, अमित कपूर मतलब कि कुछ ना कुछ मुझे दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, इस मुद्दे से पीछे हट जा भाई। अगर ये केजरीवाल, हालांकि मेरा पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं, एक केजरीवाल एक इंसान उठकर दिल्ली में आकर वो एजुकेशन का सिस्टम चेंज कर देता है, वो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों का कंपटीटर इतना बढ़िया बना देता है, वो ऐसी बिल्डिंग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देता है, तो किसी को कोई शर्म नहीं आती वहां पे स्कूल बेचने में। इतने अमीर घरों के लोग वहां जी। आपके अपने बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में है। जब एक केंद्रीय विद्यालय में रखा, सुनिए, हाँ बिल्कुल फर्स्ट से डाले हुए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मैं आपको पूछता हूं, जब वहां का स्कूल 600 रुपया फीस लेकर 70-80 हजार रुपया टीचर को सैलरी देता है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं लेता, कोई एडमिशन फीस नहीं लेता, 800 रुपए की मेरे बच्चे की बुक्स आती है एनसीईआरटी की, जबकि पूरे देश में एनसीईआरटी की बुक्स ही लागू हैं, तो फिर ऐसी कौन सी बुक्स हैं, ऐसा कौन सा मतलब कि इनमें कोई स्पेशल सिस्टम दिया जाता है कि जितने भी स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल की हर एक क्लास की अलग अलग बुक्स, हर एक क्लास का अलग अलग अपने बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बनाने का क्या कारण रहा? शुरुआत कैसे हुई? आपको ये दर्द कैसे एहसास हुआ जबकि आपके बच्चे तो केंद्रीय विद्यालय? मैं बताता हूँ, मेरा एक संगठन था, नॉन पॉलिटिकल संगठन, डोगरा संगठन। तो जो भी इश्यूज होते थे, मार्केट डिमांड आती थी, हमें किसी के साथ कुछ गलत हो जाता तो हम वो इशू उठाते थे डोगरा संगठन में। तो जब हम डोगरा संगठन में इशू उठाते थे, तो ये ऑर्डर जब निकला हाई कोर्ट का कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस की जाए। जब ये पेरेंट्स को फीस वापस करने का मसला आया तो करोड़ों रुपए का नेक्सस था ये। तो जिस जज साहब ने ये ऑर्डर दिया था वो संजय गुप्ता जी और धीरज सिंह जी, 2 जज थे। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था कहीं पे, तो मुझे वहां से पता चला कि एक ऑर्डर आया हुआ है, ये ऑर्डर बहुत बड़ा नेक्सस है, अगर तूने अच्छा काम करना है, अगर तूने सोशल एक्टिविस्ट तू बना हुआ है, तूने संगठन नॉन पॉलिटिकल बनाया है, तो इस मुद्दों पे काम कर, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये हर वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक घर के साथ जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे पे काम कर, इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवा। तो मैंने 1 महीना वेट किया कि ऑर्डर इंप्लीमेंट करते 1 दिन 2 दिन 10 दिन लगते हैं, कुछ भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो। और तो और अवेयरनेस भी नहीं की गई, पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया कि आखिर ये ऑर्डर आया है, आप लोग फीसें मत दीजिए। तो जब ये मैंने देखा 1 महीना कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने जगह जगह मीटिंगें करना स्टार्ट कर दी, पेरेंट्स को बताना स्टार्ट कर दिया कि सर आप, ये कौन से ईयर की बात है? ये 2019 की, 2019, हाँ 18/3/2019 की। 18/3/2019 को ऑर्डर आता है, 21 अप्रैल को मेरा पहला प्रोटेस्ट किया जाता है। प्रोटेस्ट में करता हूं कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, लोगों को अवेयर किया, लोगों को पता चल गया ऑर्डर का। जब मेरे हाईलाइट करने से क्या हुआ कि जितने भी स्कूल से मैक्सिमम स्कूलों ने फीस अपनी रोक दी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की अनुराधा मैडम डायरेक्टर को इंटरव्यू एक चैनल में जम्मू परिवर्तन में देना पड़ा। उसने दिया, हाँ हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन हम 1 महीना 2 महीना हम वेट करते रहे, हार के हमने डायरेक्टर एजुकेशन का घेराव कर दिया पेरेंट्स के साथ लेकर। जब हम पेरेंट्स को साथ लेकर घेराव किया, हमने लाइव में जब एंटर किया, फिर मैंने डायरेक्टर एजुकेशन पूछा, मैडम बताइए कि ऑर्डर आया है कि नहीं आया है? हाँ, उस टाइम डायरेक्टर एजुकेशन ने लाइव में माना था कि ऑर्डर आया हुआ है, हम लोगों के पेरेंट्स के हिसाब बना रहे हैं, कितने स्कूल के किस बच्चे ने कितना पैसा देना है।
वो ऑर्डर हिसाब बनाने में 4.5 महीने लग गए। 4.5 महीने के बाद 29 जुलाई थी, 27 जुलाई थी, मुझे याद है, हाँ जुलाई थी, ये जनाब ऑर्डर आ जाता है, प्रोटेस्ट विकेट स्टे हो गया जी। आप मुझे बताइए कि आप 18/3 को ऑर्डर आता है मार्च को, जुलाई में स्टे होता है, तो मार्च से लेके यूटी बनने के बाद कुछ तब्दीली आई एजुकेशन लॉज कुछ नहीं में, सर, इन चीजों में? कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं यूटी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं तो कहता हूं यूटी के बाद तानाशाही आ गई, यहां पे तो तानाशाही और बढ़ गई। पहले कम से कम हम प्रोटेस्ट तो कर सकते थे। सारी चीजें जो आपने बताई कि क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, क्या क्या आपके मुद्दे हैं, और आपने एग्जांपल दिया दिल्ली का, जहां केजरीवाल ने बिजली, पानी और शिक्षा को लेकर ही सरकार बना ली, अपनी पार्टी खड़ी कर ली। अमित कपूर का अगला कदम क्या है? क्या सियासत में जाना चाहते हैं, अपनी पार्टी बनाएंगे? देखिए, और दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ता हुआ, लोगों को अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जितनी भी कोशिश हो सकती है, मैं लाइव भी आता हूं, आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बताता हूं, मेरे हज़ारों फ़ोन भी रोज़ के आते हैं, जितने फ़ोन अटेंड हो सकते हैं मैं फ़ोन भी अटेंड करता हूं, उनको समझाता हूं पेरेंट्स को। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऑर्डर तो निकलता है, लेकिन उस ऑर्डर को ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर गवर्नमेंट निकाले जाते हैं, ये गोलमोल ऑर्डर निकाले जाते हैं। ये गोलमोल ऑर्डर में पेरेंट्स जो है वो पिसकर रह जाता है, और वही पिसकर रहने की वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स को पहुंचता ही नहीं कि क्या ऑर्डर आया है क्या नहीं आया। आज के टाइम लोगों को यह पता चल गया कि ट्यूशन फीस भी कोई होती है। जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी भी अगर किसी को पूछा जाए तो 18/3/2019 से पहले शायद आपको भी नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी में कौन चेयरमैन था। पता है आपको? नहीं पता। इसलिए कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जिसको जम्मू कश्मीर। इसकी अवेयरनेस के लिए वही मैं पूछ रहा हूँ, आपने कैसा प्रोसेस शुरू किया है? सर, मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू देने से, प्रोटेस्ट करने से, जगह जगह मीटिंग कर। आप पर्सनली कितने स्कूलों में एसोसिएशन आज तक बनवा चुके हैं? आपकी देखिए सर, मैं आपको बता देता हूं, पहुंची है, उस स्कूलों में से कितने परसेंटेज सुनिए पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं? ये चीजों पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। पेरेंट एसोसिएशन के ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट का 2002 का ऑर्डर था, लेकिन हमारे यहाँ पे आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रोटेस्टों के बाद डायरेक्टर एजुकेशन ने इस साल जो है वो ऑर्डर निकाला कि पेरेंट एसोसिएशन हर स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है। वहां पे क्या होता था, पेरेंट एसोसिएशन पहले भी थी, इनकी नजरों में, लोगों की नजरों में पेरेंट एसोसिएशन हर एक स्कूल में है, लेकिन वो कौन पेरेंट एसोसिएशन के मेंबर होते थे कि मैं स्कूल का मालिक हूं, मैं अपने 4, 5, 10 मेंबर जो है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, या फिर आपकी फीस माफ कर दी जाएगी या हाफ, वो नॉन होते हैं, वही मेंबर बिठाकर फीस वो रख दी जाती थी। अब पेरेंट एसोसिएशन जो स्कूलों की हैं, स्कूल की पेरेंट एसोसिएशन अगर हो, वो इनके नेक्सस को सामने लाए, इनको एक्सपोज करे, तो उनको यही डर रहता था कि कहीं मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, या मेरे बच्चों के साथ ये ऐसा ना कर दे। इन लोगों को यही डर था, और आज भी लोगों को यही डर है। जो फीस दे रहे हैं वो इसी वजह से फीस दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, मेरे हिसाब से जिसके पास मेहनत का पैसा है वो इस टाइम फीस नहीं दे रहा होगा। क्यों नहीं दे रहा होगा? क्योंकि उसका बच्चा जब ऑनलाइन स्टडीज यूज कर रहा है, तो वो क्या इनके BMW के गाड़ी के तेल डालने के लिए पूरी मंथली फीस दे रहा है? बताइए। या फिर उसका मेहनत का पैसा नहीं होगा, या फिर उसको अलाउंस, को जैसे अगला कदम आपका क्या है? हाँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, मैं साफ साफ बता देता हूं। सबसे पहले LG साहब से मिलने की हमने मेल डाली हुई है। नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है हमारी मुलाकात हो जाए LG साहब से, और LG साहब तक हम पूरी बात पहुंचाना चाहते थे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं LG साहब के कि हमने डिमांड रखी थी कि सबसे पहले एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट जो है वो चेंज किए जाए। आपको लगता है नेक्सस तोड़ पाएंगे आप? देखिए, आज तक आपने कभी देखा कि एडमिशन फीस टोटल माफ हुई 70 सालों में, 75 सालों में? एडमिशन फीस टोटल फॉर एवर, आप लोगों की एडमिशन फीस, प्रमोशन फीस, कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस कोई भी स्कूल नहीं ले सकता। अगर इस साल भी आप लोगों की किसी ने एनुअल फीस, एडमिशन फीस, कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस ली है तो वो वापस लीजिए। अब रही एक ट्यूशन फीस, मैं ट्यूशन फीस भी अभी बोलता हूं, आप लोग अभी मत दीजिए। हम टीचर्स का हक रखने के लिए तैयार नहीं, टीचर्स को सैलरी देने के लिए हम 20%, 30% फीस देने के तैयार हैं, लेकिन जिससे वो टीचर्स को पूरी सैलरी दें, ना कि टीचर्स को 50% सैलरी दें। मैक्सिमम स्कूल क्या कर रहे हैं, पूरी फीस लेकर टीचर्स को 50% सैलरी दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूं, मैं LG साहब को, कि आपने डिजास्टर फंड्स में से आपने आम आदमी का क्या सोचा? आपने मिलिटेंटों को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स तो कर दी, लेकिन क्या आम पेरेंट्स का, आम टीचर्स का, क्या आप वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंट टीचर को नहीं दे सकते? क्या आप पेरेंट्स की फीस जो है वो इस कोरोना काल की फीस माफ नहीं कर सकते? अगर गुजरात गवर्नमेंट कर सकती है तो जम्मू कश्मीर की
गवर्नमेंट क्यों नहीं? क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं? उम्मीद करते हैं कि आप एलजी से जब मुलाकात करेंगे आपकी बातों को सुनकर में इम्प्लीमेंट करवाएंगे और आने वाले दिनों में कुछ राहत जो है वो पेरेंट्स को मिलेगी और शायद ये जो सिस्टम शिक्षा का है ये स्ट्रीमलाइन होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि कम से कम अपने राइट्स के लिए लड़ना आए, मगर अगर शिक्षा विभाग या शिक्षा के बीच में भी नेक्सस हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी, खास तौर पे कि वे सीखेंगे क्या। उम्मीद है कि शायद शिक्षा विभाग और शिक्षा की सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो। लगातार बने रहिए डाउन टू डेस्क के साथ। धन्यवाद।